चलिए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ से आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर सेक्शन 3 की तरफ आ चलेंगे, समझेंगे कि आज डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और इसके डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। तो चलते हैं सीधे, पहले बैरक पर एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, इसे जो राष्ट्रपति की परमिशन मिली इस एक्ट को 13 सितंबर 2005 को, टोटल चैप्टर्स में 5 थे, सेक्शन 37, और ये जो एप्लीकेबल हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। एक बार यहाँ पे नजर डालिएगा, 26 अक्टूबर 2006 को। चलिए जरा हम सीधे चलते हैं। सेक्शन फर्स्ट में आपने पढ़ा हुआ था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में, और एक्सटेंट जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, केवल इतना सही है। और ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये रिपील हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यानी कि जम्मू कश्मीर रिकाउंसिल एक्ट के थ्रू 2019 में इसको अमेंडमेंट कर दिया और यहाँ पर ये इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया कहा जाएगा वैसे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सेक्शन 2 में आपने 2A में पढ़ा हुआ है, सभी लोग एक बार आपके पास डायरेक्ट हो तो उसे देख लीजिए। सेक्शन 2A में यहाँ पर बात की गई है अग्रीव्ड पर्सन की। सेक्शन 2B में यहाँ पर चाइल्ड की बात की गई, चाइल्ड को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2C में बात की गई है कंपनसेशन ऑर्डर की। सेक्शन 2D में बात की गई है कस्टडी ऑर्डर की। सेक्शन 2E में बात की गई है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की। एंड 2F में बात की गई थी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 2G में यहाँ पे बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। 2H में बात करते हैं डर्डी की, और 2I में डिफाइन किया गया मजिस्ट्रेट, एंड 2J में मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, और 2K में यहाँ बात की गई है मैंडेटरी रिलीफ की। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 2L में नोटिफिकेशन को डिफाइन किया गया, एंड 2M में बात की गई है प्रेस्क्राइब की। 2N में डिफाइन किया गया प्रोटेक्शन ऑफिसर, एंड 2O में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑर्डर की, एंड P में बात की गई है रेजिडेंस ऑर्डर की, एंड Q में बात की गई है रेस्पोंडेंट, और 2R में यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है सर्विस प्रोवाइडर, एंड 2S में बात की गई शेयर्ड हाउस होल्ड, एंड 2T में बात की गई है शेल्टर होम। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, और केवल एक ही सेक्शन इस चैप्टर में दिया गया, चैप्टर 2 में केवल सेक्शन 3 जो कि बात कर रहा है डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, एक्ट जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, और इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेकंड आप कल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, और उसका अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 को डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड है, और इसमें केवल एक ही सेक्शन दिया गया जहाँ पर बात की गई डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की परिभाषा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सीधे हम यहाँ पे चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सेक्शन चैप्टर 2 में बात करें घरेलू हिंसा की। चैप्टर 3 पर नजर डालिए, घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्याशी का कोई कार्य, लोक या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा। यदि वह कब घरेलू हिंसा होगी, तो जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं का से लेकर के घा तक ये जो दिए गए हैं, इनमें से कोई भी अगर एक पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होता है तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की गई है।
देखिए जरा पढ़ लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना ही है। तो इसमें ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनको एक एक करके आप देख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या, जो व्यथित व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स भी बना सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर जीवन से रिलेटेड, अंग की या चाहे मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है। तो देखिए पहले नंबर पे व्यथित व्यक्ति की स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, तीसरा पॉइंट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, उसकी क्या करता है, अपहानि करता है। तो इनमें से कुछ भी इंक्लूड होगा, ये तो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएंगे। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है। तो देखिए स्वास्थ्य आप समझते हैं, कोई भी उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना, और कैसा नुकसान पहुंचाना कि जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कुछ चीज़ें खिला पिला देना या कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए। सुरक्षा से रिलेटेड, जहाँ उसको नुकसान होने का ऐसा भय होने लग जाए। जीवन उसका संकटमय हो जाए, कोई अंग चाहे उसमें मानसिक भी हो या शारीरिक हो, हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, ये सब क्या होता है, ये सब अपहानि की कैटेगरी में आता है और ये घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आएगा। फिर यहाँ पे बात की गई कि उसे क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की कोई प्रवृत्ति है, तो ये सब किसमें में काउंट हो जाएगा कि ये घरेलू हिंसा की डेफिनेशन की कैटेगरी में आता है। आप सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 3 और सब ए। फिर यहाँ पर कहा गया कि जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग भी है, लैंगिक दुरुपयोग है, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग भी है। और मौखिक का मतलब जैसे गाली गलौज करना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और आर्थिक दुरुपयोग तो आप समझते हैं, पैसे से और संपत्ति से रिलेटेड, ये भी सब इसी की कैटेगरी में आते हैं। चलो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है गाइस। हेलो, ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3 की, तो 3 पर एक बार नजर डालिए। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पर बात की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट शैल कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस। यहाँ पर ए से लेकर के डी तक के जो ये पॉइंट दिए हैं, इनमें से अगर कोई भी एक भी कमिट होता है तो यहाँ पर मान लिया जाएगा ये डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक्शन 3 ए पर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सेक्शन 3 का ए। तो यहाँ बात की गई है हार्म और इंजरीज और endangers the health and safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person or tends to do so, and includes causing physical abuse, sexual abuse, and verbal and emotional abuse and economic abuse। ये सभी पॉइंट्स घरेलू हिंसा के पॉइंट्स हैं। ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता है तो यहाँ मान लिया जाएगा कि उसने घरेलू हिंसा का ऑफेंस किया हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 3B की। 3B पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ बात की गई है harassed, harms, injuries or endangers the aggrieved person and with a view to force her or any other person related to her to meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security। हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। लाइन पर प्लीज
देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 3B पर हम एक बार नजर डालते हैं। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी हानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है। देखिए जरा यहाँ पे डेफिनेशन में पहले तो यहाँ काम में जो आपने पढ़ा हुआ था ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काम में यहाँ जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं ये व्यथित व्यक्ति से रिलेटेड थी, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, जीवन के लिए, अंग की चाहे उसकी मानसिक हो, शारीरिक भलाई की हानि करता है, ये सारी चीजें। अब वहीं अगर हम जैसे बाम या बी में देखते हैं, यहाँ पर ये खाम है सेक्शन 3B या फिर 3 खाम है, तो यहाँ पर देखिए जरा क्या करें कि किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, तो पहले की गई है दहेज के लिए, अन्य संपत्ति के लिए, मूल्यवान प्रतिभूति के लिए, फिर इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए। अब किसके लिए, या तो उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को। तो देखिए एक तो उसको भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन की भी बात कर रहे हैं। भाई घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस में इसके साथ हो सकता है जो साझेदारी में रह रहा हो और वो महिला हो और उसके साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो कहा जाता है सेक्शन, अगर क्रिमिनलिटी की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं सेक्शन 498 की तरफ, अगर हम चलें 498A की तरफ, तो वहां पर लिखा है पति या पति के नातेदारों द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो का में आपने ऊपर पढ़ा सेक्शन 3A में या 3 में यहाँ पर जो हम देख रहे थे, तो यहाँ पर बात की गई कि व्यथित व्यक्ति से रिलेटेड अगर कोई करता है तो सेक्शन 3A को डिफाइन किया जाएगा। उसके साथ अगर अन्य व्यक्ति को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, जैसे दहेज की मांग करना या फिर अन्य संपत्ति या कोई मूल्यवान प्रतिभूति के लिए और किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए, या तो उसे कोई करे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न कर, कि कोई अन्य व्यक्ति को पीड़ित किया जाए, कि उसे कष्ट पहुंचे। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यथित व्यक्ति है उसका उत्पीड़न करता है कोई भी व्यक्ति, या उसकी हानि करता है और उसे क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है, जिससे किसी व्यक्ति को पीड़ा हो और वो व्यक्ति उसकी डिमांड को पूरा कर दे। इसके लिए जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दहेज की बात की गई, दूसरा संपत्ति की बात की गई, तीसरा मूल्यवान प्रतिभूति की बात की गई, या कोई भी ऐसी जो विधि विरुद्ध डिमांड है उसकी पूर्ति के लिए ऐसा करता है, तो उसमें थर्ड पर्सन को भी इंक्लूड कर दिया। सेक्शन आप 3B या 3 खा आप पढ़ रहे हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, 3 खा या 3B। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा एक बार नजर डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा गया है harass, harm, injurious और endangerous the aggrieved person। इसको aggrieved का मतलब जो व्यथित व्यक्ति था उसकी बात कर रहे हैं। फिर कहा गया कि with a view to cause her or any other person। यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया जा रहा है, एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर, जो उससे रिलेटेड है, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, इसके लिए कि जो उसकी पूर्ति कर दे, इसके लिए अनलॉफुल डिमांड को, और एनी ड्यूटी के लिए, एंड अदर प्रॉपर्टी और किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की पूर्ति के लिए। किसको कर रहा है, harass कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, इंजरीज पहुंचा रहा है, या फिर एंडेंजरस कर रहा है, किसको, अग्रीव्ड पर्सन को, और विद अ व्यू टू कॉज हर, किसको पीड़ित करने के लिए कि उससे जो रिलेटेड व्यक्ति है उसको कोई पीड़ा पहुंचे, उसको कोई कष्ट हो, और जिससे वो इन सारी चीजों की पूर्ति कर दे। सेक्शन 3C पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ पे कहा गया, हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर by any conduct mentioned in clause A and clause B। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, has the effect of threatening the aggrieved person। effect of threatening, threatening का मतलब आप समझते हैं, धमकी देना,
और आपने सेक्शन 14 आपने कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा होगा जिसमें फ्री कंसेंट की बात की गई है, याद है? उसमें ये पॉइंट्स इंक्लूड किए गए थे, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 19। वहाँ पर बात की गई हैज द इफेक्ट ऑफ रिटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन, शायद कुछ याद आया हो ये लाइनिंग का। 15 में क्या डिफाइन किया गया है, फॉर इंस्टेंस 16 में अंडर इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, टाइप से पढ़ा हो कुछ याद हो? चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए एक बार। हैज द इफेक्ट ऑफ रिटनिंग द अग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन related to her by any conduct mentioned in clause A or clause B। तो यहाँ पे जरा देखिए, किसी भी व्यक्ति को कोई वो धमकी देते हैं किस पर्पज के लिए, जो सेक्शन आपने ए में पढ़ा और बी में पढ़ा इन सब की पूर्ति के लिए। और बी में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अदरवाइज इंजरीज और कॉज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द अग्रीव्ड पर्सन। कहा गया कि अदरवाइज इंजरीज, कोई भी ऐसी इंजरीज करता है या कोई भी कॉज हार्म करता है जो कि रिलेटेड है, वेदर फिजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, अग्रीव्ड पर्सन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस किया हुआ। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए गा पर हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। खंड का और खंड खा, का में आपने यहाँ ऊपर पढ़ा हुआ था, खा में आपने ये दोनों पढ़ा। इसमें वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है, कोई भी ऐसा इफेक्ट डालता है जिससे उसे लगता है कि हाँ धमकी से वो लोग डर जाएं और उसके कार्य को पूरा कर दें। कौन कौन से, जो सेक्शन 3A में और 3B में आपने पढ़े, इसके आचरण की किसी भी पूर्ति के लिए भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है, कोई भी ऐसा इंजरी पहुंचाता है उसे या उसे उत्पीड़ित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, तो ऐसा कहा जाएगा कि सेक्शन 3 में जो डिफाइन घरेलू हिंसा का अपराध उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। अगर सेक्शन 3A, 3B, 3C और 3D यानी कि 3 का, 3 का का, 3 का खा और 3 का गा और 3 के घा से रिलेटेड कोई भी इन टर्म्स कंडीशन में से अगर एक भी कोई भी पॉइंट इंक्लूड होता है तो यहाँ मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया हुआ। चलिए जरा थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पष्टीकरण की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जरा स्पष्टीकरण पर नजर डालिए। यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट पर इस धारा के प्रयोजन के लिए फर्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है, जो वहाँ पर वर्ड यूज किए गए, कोई शारीरिक दुरुपयोग करता है तो उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई कार्य आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है, या उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है, और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है। तो यहाँ शारीरिक दुरुपयोग से जो रिलेटेड चीजें हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया, एक पॉइंट पर नजर डाल लीजिए कि शारीरिक दुरुपयोग में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जब आप केस करते हैं तो उसमें भी ये पॉइंट को सर्च करने के लिए कहा जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कहता है ना कि मैंने घरेलू हिंसा नहीं की, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, सद्भाव पूर्वक की गई ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इनको घर पर अप्लाई नहीं करना है आपको। कि पापा ने थोड़ा सा कहा पानी दे दो, बोले नहीं, क्या हो रहा है मानसिक, तो नहीं, ये सारी चीजें ऐसे इंक्लूड नहीं होंगी, ध्यान दीजिए। शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई आचरण कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो, अपहानि हो उसे, या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है,
तो देखिए यहाँ पर पहले तो उसे कोई नुकसान पहुंचाए और उसके जीवन को या उसके किसी अंग को या फिर उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है, उसके स्वास्थ्य का भी ह्रास होता है, उसके विकास का भी ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी आता है। आपराधिक बल में तो हमारे पिता सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो शारीरिक दुरुपयोग में शारीरिक पीड़ा भी यहाँ पर इंक्लूड है। अब दूसरा, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ केसेस ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें उसके जीवन को छत से गिरा देना, संकट में डालना, यानी कि छत से गिरा देना, हाथ पैर तोड़ देना, यानी कि मारपिटाई इतनी कर दी है, आपराधिक बल का यूज कर दिया है जिससे उसका हाथ पैर या कुछ भी ऐसे अंग भंग हो जाए। और फिर दूसरा, यहाँ पर कोई भी ऐसी शारीरिक पीड़ा दी जाती है, उसे कुछ लोगों को रस्सियों से बांध दिया है, तो बहुत सारे केसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे केसेस पढ़ने को मिलेंगे, तो ये सब शारीरिक दुरुपयोग में ही आते हैं। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लैंगिक दुरुपयोग की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्पष्टीकरण नंबर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसका जो सब जो स्पष्ट था ये आप सेकंड पर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जरा देखिए, हम बात करते हैं लैंगिक दुरुपयोग से। लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। सबसे पहले चीज यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? महिला की गरिमा का दुरुपयोग, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अपमान। तीसरा, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा कोई भी अतिक्रमण करता है। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट हैं जो इंक्लूड होते हैं, जो कि लैंगिक दुरुपयोग में कहा जाता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन से रिलेटेड है। तो फिजिकल एब्यूज क्या होती है, तो फिजिकल एब्यूज के लिए यहाँ पर नजर डालिए। यहाँ बात की गई मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन। कोई अगर बॉडीली पेन होता है तो कोई हार्म होता है और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ और इम्पायर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द aggrieved person and includes assault, criminal intimidation and criminal force। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएंगी? फिजिकल एब्यूज में। एंड सेक्सुअल एब्यूज में क्या क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट एंड सपोज 2 में जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ सेक्सुअल एब्यूज की बात की गई, इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट एब्यूज ह्यूमिलिटी एंड degrades और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमन। ये सभी चीजें किसमें इंक्लूड की जाएंगी? ये सेक्सुअल एब्यूज में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज क्या होता है, इसकी तरफ देखिए जरा। आप पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का सपोज 3। यहाँ बात की जा रही है कि वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। तो देखिए नजर डालिए यहाँ पर। ए में इंसल्ट, रिडिकल, humiliation and name calling and insult or ridicule, especially with regard to not having a child or a male child. B, repeated threats to cause physical pain to any person in whom the aggrieved person is interested। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट एंड रिडिक्यूल स्पेशली विथ रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड। अगर कई बार देखा ना कि लड़कियां हो गई हैं, लड़के एक भी नहीं, इस टाइप से कमेंट करना भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डाल लीजिए। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग में कौन कौन सी चीजें हैं उनको नजर डालिए। देखिए इसके अंतर्गत कहाँ पे देखते हैं, अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से
संतान या नर बालक के ना होने के संबंध में अपमान या उपहास। ये देखिए दो चीजें यहाँ बात की गई, तो अपमान की और दूसरे उपहास की, और तीसरा यहाँ तिरस्कार भी है। इससे संबंधित जनरली संतान या नर संतान के लिए, यानी कि पुत्र नहीं है, लड़का नहीं है, इस टाइप के जो कमेंट करते हैं वो भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड होंगे, मौखिक और भावनात्मक। हाँ में जरा ध्यान दीजिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना जिससे व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है। उसे कौन सी? शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना भी इसके अंतर्गत आता है। अगर धमकियां भी दी जा रही, फांसी पे लटका देंगे, मार मार के घर भेज देंगे, और चाय नहीं बनाई गर्मा गर्म तो सोच लेना, पानी नहीं दिया तो सोच लेना। हाँ, लेकिन ये पढ़ने के लिए है, घर पे यूज करने के लिए नहीं है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सक्रिय स्कोर पर एक नजर डालते हैं। आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। काम है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक वित्तीय संसाधनों जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के अधीन, आदेश के अधीन या फिर अन्यथा संदेह हो, या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों यदि कोई हो के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है। वो स्त्री धन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथकता, स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का समुदाय से वंचित करना है। भाटक समझते हैं क्या होता है? भाटक का मतलब होता है यहाँ पर किराया। किराया, अगर कोई किराया आता है उसे वंचित कर देना, तो ये भी क्या होता है? आर्थिक दुरुपयोग। तो चाहे तो में जरा ध्यान दीजिए, गृहस्थी की कोई चीज वस्तु का व्ययन करना, अस्थियों का चाहे वे जंगम हो या स्थावर हो, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदस्य अन्य संपत्ति का जिसमें व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है, और उनका अगर कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने क्या किया है? आर्थिक दुरुपयोग किया। मतलब सीधे से रुपए, पैसे, संपत्ति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आप इसे साइड से भी बोल सकते हैं, वो सभी चीजें अगर महिलाओं को यूज करने की है पर उसे यूज ना करने देना, उसके लिए उनके जो साझेदारी में लोग रह रहे हैं वो लोग यूज करते हैं पूरी चीजें, तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये आर्थिक दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तिक रूप से अपेक्षा की जा सकती है, या उसके स्त्री धन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ता या पृथकता आधारित किसी संपत्ति, किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रमण, कोई भी स्त्री धन उसको मिला हो दहेज में, या कोई भी इधर उधर से जो चीजें उसके नाम पे, उसके शादी में जो चीजें गिफ्ट दी गई हैं, मम्मी पापा ने उसे जो दिया है, उससे रिलेटेड कोई भी चीजें आई हुई हैं और उनका वो सेल्फ यूज नहीं कर पा रही, कोई दूसरे व्यक्ति उस पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं या उसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें दुरुपयोग में काउंट होंगी। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बात की गई कि ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बंधन है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। स्पष्टीकरण नंबर 2 पर एक बार नजर डाल लीजिए। यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोग या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन घरेलू हिंसा का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। तो देखिए कहा गया कि यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए क्या प्रत्यर्थी का कोई भी कार्य या कोई लोग या किसी कार्य का करना या फिर आचरण से कोई भी घरेलू हिंसा का गठन होता है, तो इस पर जो मामला होगा उस पर विचार किया जा सकता है। ये डेली रूटीन में जो कार्य किए जा रहे हैं, क्या उनसे कोई घरेलू हिंसा के कोई पॉइंट आते हैं? जैसे ए से लेकर के यहाँ घात से लेकर के जो घातक के जो पॉइंट दिए हैं, इनमें से कुछ भी कहीं होता है क्या?
तो यहाँ पर मान लिया जाएगा जो सेक्शन 3 में दिया है उस व्यक्ति ने डोमेस्टिक वायलेंस का ऑप्शन किया, यानी कि घरेलू हिंसा का ऑप्शन किया हुआ। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3 तक पढ़ गए थे, 4 से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इकोनॉमिक एब्यूज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, यहाँ पर एक बार नजर डालते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ कहा गया डेप्रिवेशन ऑफ ऑल एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी इकोनॉमिक हों या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनसे उसको डेप्राइव कर देना, यानी कि वंचित कर देना, उसे यूज न करने देना, ये सब किसमें इंक्लूड आता है, होता है ये इकोनॉमिक एब्यूज में। आप कौन सा स्पष्टीकरण पढ़ना है? स्पष्टीकरण नंबर फर्स्ट का 4। रिसोर्स टू विच द अग्रीव्ड पर्सन इज इंटाइटल, जो कि अग्रीव्ड पर्सन उसके लिए इंटाइटल है अंडर एनी लॉ और कस्टम वेदर पेबल अंडर एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अदरवाइज, और विच द अग्रीव्ड पर्सन रिक्वायर आउट ऑफ नेसेसरी इंक्लूडिंग। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि कोई भी वो इंटाइटल है कैसे, यानी लॉ के द्वारा, किसी कस्टम के द्वारा, या पेबल अंडर एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर जो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है वो, या फिर कोई भी अदरवाइज कंडीशन हो सकती है, उस अग्रीव्ड पर्सन को जो वो यूज करने के लिए इंटाइटल है पर उसे डेप्राइव किया जाता है। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, बट नॉट लिमिटेड टू हाउस होल्ड, बट यहाँ नॉट लिमिटेड वाला मैटर नहीं, हाउस होल्ड नेसेसिटीज फॉर द अग्रीव्ड पर्सन एंड हर चाइल्ड, जो अग्रीव्ड पर्सन है वो और उसके चाइल्ड को, इफ एनी स्त्री, जैसे कि यहाँ पर बात की गई स्त्री धर्म में कोई चीज मिली हुई है वो प्रॉपर्टी ज्वाइंटली और सेपरेटली ऑन बाय द अग्रीव्ड पर्सन, चाहे भले ही वो उसकी ज्वाइंटली हो या फिर उसकी सेपरेटली हो। पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड, कोई भी जो रेंट आता है उससे रिलेटेड कोई बात की गई है, उससे अगर उसे डेप्राइव किया जाता है। टू द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड मेंटेनेंस, और जो भी शेयर्ड हाउस होल्ड की जो चीजें हैं उसको भी यूज करने से उसको डेप्राइव किया जाता है, तो ये सब किसमें काउंट की जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि ये इकोनॉमिक एब्यूज किया जा रहा है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, बी नंबर पॉइंट पर नजर डालते हैं। डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट्स वेदर मूवेबल और अनमूवेबल, वैल्यूएबल, शेयर्स, सिक्योरिटीज, bonds and the like or other property in which the aggrieved person has an interest or is entitled to use by virtue of the domestic relationship, or which may be reasonably required by the aggrieved person or her children or her stridhan or any other property jointly or separately held by the aggrieved person and, तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सेपरेटली हो चाहे वो ज्वाइंटली हो, अगर उसे डेप्राइव किया जाता है उससे, तो फिर यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा कि इस व्यक्ति में ये इकोनॉमिक एब्यूज की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे थे सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का 4। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट का 4 एंड बी। में यहाँ क्या पढ़ना है, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, जो हाउस होल्ड इफेक्ट है उसका डिस्पोजल, और एनी एलिनेशन ऑफ असेट्स वेदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, फिर वैल्यूएबल्स हो या फिर कोई शेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड्स हो, एंड द लाइक और अदर प्रॉपर्टी विच द अग्रीव्ड पर्सन हैज एन इंटरेस्ट, जिसमें अग्रीव्ड पर्सन जो व्यतीत व्यक्ति है जिसमें उसका हित हो, उसको क्या जो हाउस होल्ड जो इफेक्ट है उसका डिस्पोजल करना, यानी कि इसके कैटेगरी में इकोनॉमिक एब्यूज की कैटेगरी में ही आएगा। इसको यूज ना करने देना और उसकी तरफ से खुद ही दूसरे लोग उसे यूज करते हैं, उस पर अतिक्रमण करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है। तीन में जरा ध्यान दीजिए, प्रोविजन और रेस्ट्रिक्शंस टू कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज। देखिए प्रोविजंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, कंटिन्यूड एक्सेस मीन्स उसकी पहुंच से उसे दूर कर देना, किन सारी चीजों से, रिसोर्सेज से और जो फैसिलिटीज हैं उससे,
विच द अग्री पर्सन इज इंटाइटल, जो कि अग्री पर्सन उसके लिए इंटाइटल हो, उन सारी चीजों से उसे दूर कर देना। कैसे कर देना? प्रोविजन कर देना, रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, कंटिन्यू एक्सेस को रोक देना, इन तीनों पर, रिसोर्सेज और फैसिलिटीज पर। टू यूज और एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उसे यूज करने का हक है और उन सारी चीजों से उसे वंचित कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मान लिया जाएगा कि सेक्शन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर कौन सा इकोनॉमिक जो एब्यूज है इसकी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, यानी कि इसमें इकोनॉमिक एब्यूज किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देखिए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूड एक्सेस टू द शेयर हाउस होल्ड। अगर इससे भी उसे कोई वंचित करता है तो भी उस पर कोई भी प्रोविजन, रेस्ट्रिक्शन या कंटिन्यू एक्सेस से उसे वंचित किया जाता है, तो इन सारी चीजों से, रिसोर्सेज से और फैसिलिटीज। चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर एक नजर डालते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट of the respondent constitutes domestic violence. Under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. जब केस की ट्रायल हो तो इन सारे पॉइंट्स को उसमें देखा जाएगा, इंक्लूड किया जा सकता है। कौन कौन से? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, कोई भी एक्ट जो उसके द्वारा किया जाता है, ओमिशन कोई किया जाता है, या कोई कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ अगर यहाँ किया गया तो उन सर्कमस्टेंसेस को इंक्लूड किया जा सकता है। अब आपने ये जो सेक्शन 3 पढ़ा हुआ है, इसमें आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी। कौन कौन सी चीजें हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इनकी चाहे तो आप लिस्ट बना लो, एक बार पढ़ने से ये याद हो जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल भाषा में अगर इसे देखें तो घरेलू हिंसा, जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, घरेलू हिंसा में कुछ भी चीजें इसमें इंक्लूड है जो कि महिलाओं से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस किया जाए। देखिए, कोई भी हार्म हो या फिर इंजरीज हो जिसमें हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, क्लेम, वेलबींग, वेदर मेंटल और फिजिकल दोनों को इंक्लूड किया गया। महिलाओं से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है इस डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होंगे, चाहे वो फिजिकल एब्यूज हो, चाहे वो सेक्सुअल एब्यूज हो, यहाँ तक कि वर्बल और इमोशनल को भी इंक्लूड कर दिया। सेकेंड में यहाँ पर हम बात करते हैं ई पर हिरासत की बात करते हैं। अगर हिरासमेंट भी किया जा रहा है, आर्म्स इंजरीज एंड डेंजर्स और द अग्रीव्ड पर्सन, तो भी ये इसमें इंक्लूड किया। सी में आपने यहाँ पर पढ़ा कोई धमकी देते हैं अग्रीव्ड पर्सन को, तो भी यहाँ मान लिया जाता है। फिर अदरवाइज कोई इंजरी करते हैं, तो महिलाओं से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। जो महिलाएं जो जनरली घर में रहती हैं, भले ही वो जॉब करती हैं, पर उनसे रिलेटेड ऐसे ऑफेंस किए जाते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो सभी डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होता है। तो जनरली हम आसपास अपने देखते हैं। और दूसरा इसमें जैसे फिजिकली अब्यूज के लिए कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई, ये थोड़े से पॉइंट्स आपको आप चाहें तो ऐसा फिजिकल एब्यूज कर लीजिए, इसमें 1 2 3 4 लीजिए। अगर आप इसी केस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड केस लड़ना चाहते हैं कोर्ट में, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिजिकल एब्यूज में और सेक्सुअल एब्यूज में जैसे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, जैसे सेक्सुअल नेचर, दैट एब्यूज और ह्यूमिलिएट्स और ये अदरवाइज वायलेट डिग्निटी ऑफ वुमन, तो केवल इतना इतना सा पढ़ लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। थर्ड में आपने वर्बल और इमोशनल एब्यूज 4 पॉइंट्स इसमें जो दिए गए हैं ये, तो कितना एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट्स हैं, तो इनमें 4 आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? फिजिकल एब्यूज, जैसे एडीपीओ में जहाँ तक क्वेश्चन बनने का सवाल है तो एक्सप्लेनेशन से आप सीधे सीधे देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है? फिजिकल। सेकेंड में क्या दिया है? सेक्सुअल एब्यूज। थर्ड में क्या दिया है? वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज। एंड फोर्थ में क्या दिया है? इकोनॉमिक एब्यूज। यहीं से सीधे सीधे से आपके क्वेश्चन ये बन जाएंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, फिर भी आप इनको चाहो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं, जिससे हो सकता है पेपर का अगर स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए तो आपको ये पता चल पाए कि कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सेक्शन 3 से जो क्वेश्चन बनने किए हैं, ए में किससे रिलेटेड है, बी में किससे रिलेटेड है, सी में किससे रिलेटेड, डी में किससे रिलेटेड है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए में यहाँ पर सेल्फ बात की गई है, अग्रीड पर्सन से रिलेटेड। बी में यहाँ पर अदर पर्सन को भी रिलेट किया गया है। आप थोड़ा सा इसको ऐसे याद करके रखिएगा। देखिए, अग्रीड पर्सन विद अ व्यू टू
कॉज हर टू एनी अदर पर्सन, यानी कि यहाँ पर अदर पर्सन को भी इंक्लूड किया गया इससे रिलेटेड। ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा याद रखना है। 3 में यहाँ थ्रेटनिंग से रिलेटेड है ये पॉइंट, और 4 में कोई भी अदरवाइज इंजरी की बात की गई है, यानी कि ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट दिए गए। तो मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 3 आपको समझ आ गया होगा, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जी। हाँ जी गाइस, क्लियर है? ओके, तो इसके लिए क्लास को मैं अभी यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तो तब के लिए ओके, बाय बाय।